हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक्स। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। BA LLB के 6th सेमेस्टर के मुस्लिम लॉ की हम यूनिट 8 लेकर आए हैं। इसके अंदर हम विल के बारे में डिस्कस करेंगे। और रही बात पब्लिक इंटरनेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे वीडियोस की, तो अभी आज और कल में आपको मुस्लिम लॉ पूरा हो जाएगा। आज हम बिल की वीडियो लाए हैं, कल हम गिफ्ट एंड प्रिजम्पशन की वीडियो लेकर आएंगे, फिर एक लास्ट यूनिट रह जाएगी आपकी। तो आपका मुस्लिम लॉ कंप्लीट होते ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो आप उस सबकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ओके, और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब अगर हम बात करते हैं विल की, तो विल क्या होते हैं? बेसिकली विल एक ऐसा टेस्टमेंट है, एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर एक जो व्यक्ति होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी डेथ के बाद। बेसिकली विल क्या होता है? वसीयत, एक तरीके से मुस्लिम लॉ में विल को वसीयत कहा जाता है। विल के अंदर एक ऐसा मेथड है विल जिसके अंदर एक पर्सन इनेबल होता है कि वो डिस्पोज कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को, किसी दूसरे को दे सकता है वो जिसे वो देना चाहता हो, लेकिन अपनी डेथ के बाद। मतलब कि अगर आज मैंने कोई विल लिख दिया, आज मैंने लिख दिया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी सिस्टर को देना चाहती हूँ, तो मेरी डेथ के बाद ही वो जो विल है वो इफेक्ट में आएगी, उससे पहले वो इफेक्ट में नहीं आएगी। ठीक है। तो जो विल है वो आफ्टर डेथ ही इफेक्ट में आती है। ठीक है ना। A will comes into effect only after the death of the person, जिसने वो विल क्रिएट करी है उसके डेथ होने के बाद ही जो वो विल है वो इफेक्ट में आएगी, उससे पहले वो इफेक्ट में नहीं आएगी। ठीक है। मुस्लिम लॉ के अंदर विल को वसीयत कहा जाता है और उसके अपने कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, वो रूल्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अमीर अली ने डिफाइन करा है विल को, उन्होंने मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये डिवाइन इंस्टीट्यूशन है बिकॉज इसकी जो एक्सरसाइज है वो होली कुरान के थ्रू रेगुलेट होती है। अमीर अली ने बोला है कि विल करना, जब हम एक वसीयत करते हैं तो हमारे लिए एक ना वो डिवाइन इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। वो डिवाइन इंस्टीट्यूशन इसलिए है क्योंकि वो कुरान के द्वारा रेगुलेट करी जा रही है, मतलब विल के जो प्रावधान है विल को लेके, जो सारी चीजें हैं लाइक कि विल कोई मुसलमान कैसे करेगा, कितनी कर सकता है, वो सब ना कुरान में लिखा हुआ है, इसलिए वो इसको डिवाइन इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ठीक है। तो इसलिए अमीर अली ने इसको ऐसा बोला है विल के बारे में, क्योंकि विल का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से विल रेगुलेट होगी मुस्लिम्स के लिए, वो होली कुरान में दे रखा है। अब एक जो विल है वो वसीयत है मुस्लिम लॉ के अंदर, जिसका मतलब क्या है? एक ऐसी लीगल डिक्लेरेशन है, एक ऐसे इंटेंशन आप डिक्लेयर कर रहे हो ऑफ अ मुस्लिम कि आप जो डिस्पोज करोगे अपनी प्रॉपर्टी को, वो किस तरह से आप डिस्पोज करोगे जो कि आपकी डेथ के बाद ही इफेक्ट में आएगा। बेसिकली बिल क्या है? बिल एक लीगल डिक्लेरेशन है आपकी इंटेंशन की। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू डिस्पोजिशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए आपकी जो इंटेंशन है वो होती है विल। ठीक है, जो कि आपकी डेथ के बाद इफेक्ट में आएगी। और मुस्लिम लॉ की जो विल है मुस्लिम्स पर ही एप्लीकेबल होगी। ठीक है ना। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पार्टीज टू अ विल, एक विल में कितनी पार्टीज होती है? अब अगर हम बात करें विल के अंदर कितनी पार्टीज होती है, तो सबसे पहले इसके अंदर टेस्टेटर आता है। ठीक है। टेस्टेटर कौन होता है? टेस्टेटर वो व्यक्ति होता है जो कि विल क्रिएट कर रहा है, जो कि विल बना रहा है। मेकर ऑफ द विल इज कॉल्ड टेस्टेटर। ठीक है। जो टेस्टेटर है वो मुस्लिम होना चाहिए, मुस्लिम लॉ में बात कर रहे हैं तो टेस्टेटर मुस्लिम होना चाहिए। सेन मतलब कि साउंड माइंड होना चाहिए। उसकी एज जो है मेजोरिटी की होनी चाहिए, मतलब 18 या फिर 18+ होना चाहिए। ठीक है। और जो वो बिल बना रहा है उस पर उसकी कंसेंट होनी चाहिए, और जो कंसेंट है वो एकदम फ्री होनी चाहिए। ठीक है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, किसी भी तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्वेश्चन, प्रेशर, फोर्स कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। टेस्टेटर होना चाहिए एक, और टेस्टेटर मुस्लिम होना चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, उसकी अपनी एज होनी चाहिए और उसकी कंसेंट होनी चाहिए। और फिर लेगेटिव कौन होता है? लेगेटिव वो पर्सन होता है जिसके फेवर में विल बनाई जा रही है। जैसे मैं विल बना रही हूँ बीइंग अ मुस्लिम, अगर बाई चांस, तो मैं हुई टेस्टेटर क्योंकि मैं विल बना रही हूँ, मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं सेम माइंड हूँ, मेजोरिटी एज मैंने अटेन कर ली है। ठीक है। लेगेटिव जिसके फेवर में मैं बना रही हूँ, अगर मैं अपने सिस्टर के फेवर में बना रही हूँ तो वो लेगेटिव हो गई। ठीक है। द प्री रिक्वेस्ट ऑफ अ लेगेटी इंक्लूड बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। अब हमारे मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम लॉ है वो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर लेगेटी की क्या रिक्वेजिट होती है, एक लेगेटी कौन होता है, तो लेगेटी जो होता है वो एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, वो एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस होना चाहिए। इवन वो अनबॉर्न पर्सन भी हो सकता है, मदर्स मॉम में कोई अनबॉर्न चाइल्ड है वो भी लेगेटी बन सकता है। ठीक है।
और लेगेटी पे डिपेंड करता है कि वो उस विल को एक्सेप्ट करे या रिनाउंस करे और दे उस प्रॉपर्टी को। ये सब लेगेटी की अपनी इच्छा है, वो किस तरह से उसको यूज कर रहा है। ठीक है, टेस्टेटर ने बना दी विल, लेगेटी के ऊपर है वो कैसे यूज कर रहा है। अब एक लेगेसी ना विल, मतलब एक जो लेगेसी है, एक विल के अंदर जो लेगेसी चलती आ रही है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई ऐसी लेगेसी है या कुछ पीढ़ी से पीढ़ी चलती आ रही है, तो उसकी जो विल बनेगी वो हमेशा कंसेंट से ही बनेगी। ठीक है। बेक्विथ ऑफ द विल, देखो बेक्विथ मतलब भी वही होता है, वसीयत करना। ठीक है। इट इज ऑफ्टन यूज इंचार्जेबल विद द प्रॉपर्टी इन द विल। अब जितनी भी लेगेसी के थ्रू विल बनती है ना, उसे हमेशा एक एग्जीक्यूटर रखते ही हैं। ठीक है। और उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो डिपेंड करती है कि किस तरह से उसको डिस्पोज करने के लिए किस तरह से हमने उसके अंदर एग्जीक्यूटर अपॉइंट करा है। मतलब लेगेसी है, मतलब आपके पास एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की आपने विल बनाई है, तो उस विल को बना बना दी आपने। अब उसका एग्जीक्यूट भी कराना पड़ेगा ना, तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास एक एग्जीक्यूटर होता है। और लेगेसी में एक चीज ध्यान रखो, जो आपकी पुरानी प्रॉपर्टी चलती आ रही है तो वो आपके नाम पर भी होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी जिसकी आप विल बना रहे हैं। ठीक है। सबसे पहला हमारा टेस्टेटर हो गया, फिर लेगेटी हो गया, टेस्टेटर जो विल बना रहा है, लेगेटी जो एक्सेप्ट कर रहा है, लेगेसी जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसके बाद जिस लेगेसी से वो चलती आ रही है। एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर वो पर्सन होगा जो अपॉइंट करता है टेस्टेटर। टेस्टेटर अपनी विल में भी एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकता है। अगर टेस्टेटर ने एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं करा है, उस कोर्ट में, उस सिनेरियो में वो कोर्ट में भी अपील या कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है कि एग्जीक्यूटर अपॉइंट करा जाए उस विल के लिए। तब कोर्ट एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं और उस एग्जीक्यूटर को एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाएगा। और ये एग्जीक्यूटर आप कोर्ट से तब अपॉइंट कराएंगे जब टेस्टेटर ने कोई भी एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं करा होगा। तब आप कोर्ट में जाके एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करा सकते हैं। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग अपना डाउट जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। अब बात करते हैं वैलिड ऑफ विल। क्या क्या इसेंशियल है एक विल के लिए। सो पहली बात, जो पर्सन उसे बना रहा है वो सेन एंड सेन माइंड होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है। एक लेगेटी होना चाहिए। ठीक है, लेगेटी जिसके फेवर में बनाई जा रही है वो विल, और वो पर्सन भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है। बीक्वेस्ट मतलब कि इस विल को एक्सेप्ट करने के लिए, और जो बीक्वेस्ट है मतलब कि जो विल है वो लॉफुल होनी चाहिए। ठीक है। और जो बीक्वेस्ट है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए टेस्टेटर की पावर से, विच इज वन थर्ड ऑफ देयर ईस्टेट। हमारे मतलब कि जो मुस्लिम लॉ है उसमें ये है कि वन थर्ड ऑफ प्रॉपर्टी ही आप बीक्वेस्ट, मतलब वन थर्ड ऑफ प्रॉपर्टी ही आप विल में दे सकते हैं सामने वाले को। आप पूरी 100% प्रॉपर्टी नहीं दे सकते अपनी विल में। अगर आप 100% प्रॉपर्टी देंगे मुस्लिम लॉ के अंदर, आपको अपने सारे जितने भी हेयर्स हैं उन सबकी कंसेंट पहले लेनी पड़ेगी। तो वन थर्ड ऑफ प्रॉपर्टी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अपनी विल के अंदर। ठीक है, उससे ज्यादा आप इसको एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ इसेंशियल है एक विल के, वसीयत के कुछ इसेंशियल्स हैं। अब वसीयत कौन कर सकता है? कोई एक पर्सन जो मुस्लिम हो। ठीक है। वसीयत जो है विल अंडर मुस्लिम लॉ वो वैलिड तभी होगी जब वो कोई मुस्लिम पर्सन उस विल को करेगा, तभी वो विल जो है वैलिड मानी जाएगी। ठीक है। टेस्टेटर एंड हिज कॉम्पिटेंस, जो टेस्टेटर है वो 18 या 21 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है। और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, आपने जिस टाइम पे वो एग्जीक्यूट कर रहा है उस टाइम पे वो 18 या 20 ईयर्स, 1 ईयर या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। लेकिन जिस टाइम पे वो एग्जीक्यूट कर रहा है विल जो कि उसने बनाई है, तो टेस्टेटर हमारा साउंड माइंड भी होना चाहिए। ठीक है। जिस टाइम पे विल की एग्जीक्यूशन होगी, तो जो टेस्टेटर है वो साउंड माइंड होना चाहिए। जिस टाइम पे वो बिल लिखवा रहा है उस समय वो साउंड माइंड हो। ठीक है। और एज उसकी मेजर होनी चाहिए। ठीक है। कौन कर सकता है? मुस्लिम हो, कॉम्पिटेंस हो। ठीक है। उसके बाद लेगेटी एंड उसकी कॉम्पिटेंसी, लेगेटी जो है वो भी कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए। ठीक है। और जो टाइटल है उसका बिक्वेस्ट का वो तभी कंप्लीट होगा, मतलब उसे बिल तभी प्रॉपरली मिलेगी जब वो एक्सप्रेस या फिर रिप्लाइड अपनी असेंट देगा। जब वो कहेगा कि हाँ मैं ये बिल लेना चाहता हूँ या मैं रेडी हूँ इस बिल के लिए, तभी उसकी एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड असेंट होनी चाहिए एक लेगेटी की। ठीक है। टेस्टेटर के डेथ के बाद ही उसको वो बिल मिलेगी। विल के क्या सब्जेक्ट रहेंगे विल की वैलिडिटी के लिए? तो सबसे पहली बात, जो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर कर रहे हैं विल के अंदर वो प्रॉपर्टी कैपेबल होनी चाहिए ट्रांसफर के लिए। कैपेबल होनी चाहिए इन सेंस लीगल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो जिस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर रहे हैं विल में।
ठीक है। और जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टेंस होनी चाहिए एट द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, जिस समय टेस्टेटर की डेथ हुई है, जिस समय टेस्टेटर की मृत्यु हुई है, उस टाइम पर जो विल है वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। ठीक है। जरूरी नहीं है जिस टाइम पे मैंने विल बनाई है कि ये प्रॉपर्टी मैं इसको देता हूँ या ऐसा मैं अपने मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इसे दूंगा, तो उस टाइम पे जरूरी नहीं मेरे पास वो प्रॉपर्टी हो। लेकिन जिस टाइम पे मेरी डेथ हो रही है उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। ठीक है। तभी वो विल जो है एक लीगल विल बनेगी, तभी वो विल इनफोर्स में आएगी। और जो टेस्टेटर है वो ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का जिसे उसने विल में डिस्पोज करा। अब अगर मैं विल में अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर सकती हूँ ना, मैं किसी और की प्रॉपर्टी को नहीं विल में डिस्पोज कर सकती, तो उस प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए। बीक्वेस्ट इन फ्यूचर मतलब एक फ्यूचर विल क्या होती है? जो बीक्वेस्ट इन फ्यूचर कैन नॉट बी मेड एनीथिंग परफॉर्म्ड एज प्रोड्यूस इन फ्यूचर। ऐसी विल्स जो कि फ्यूचर के लिए रखी जाती हैं कि कोई भी चीज परफॉर्म्ड होगी तब वो विल जो है प्रोड्यूस करी जाएगी फ्यूचर में, तो वो होती है बीक्वेस्ट इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर विल। एक होती है हमारी ऑल्टरनेट बीक्वेस्ट। ऑल्टरनेट बीक्वेस्ट क्या होती है कि या तो आपने ये वाली प्रॉपर्टी दे दी या फिर आपने दूसरी प्रॉपर्टी उस दूसरे व्यक्ति को दे दी, तो ये होती है हमारी ऑल्टरनेटिव। फ्यूचर में क्या है कि ये इवेंट हो जाता है तो ये बिल आपको प्रोड्यूस कर दी जाएगी या कुछ ईयर बाद आपको वो बिल दी जाएगी, तो वो होती है फ्यूचर। ऑल्टरनेटिव या तो आपने ये या फिर वो। ठीक है। कंटिजेंट रिक्वेस्ट को वर्ड माना गया है कि कंटिजेंट वीकेंड एक वो होता है कि मैंने कोई फ्यूचर इवेंट के लिए जो चीजें होती हैं, लाइक अगर कल को ऐसी मैंने कोई कंडीशन लगा दी इसमें जो इवेंट के हैपनिंग पे डिपेंड करती है, तो उस टाइप की जो विल होती है कंटिजेंट विल, उसको वर्ड माना गया है। कंडीशनल रिक्वेस्ट, कंडीशनल विल क्या होती है? एक ऐसी विल होती है जिसके ऊपर कंडीशन होती है उसकी कंप्लीटनेस के ऊपर। ठीक है। जिस टाइम आप वो कंडीशन पूरी कर दोगे उस टाइम वो जो है विल आपकी वैलिड हो जाएगी, तो वो होती है हमारी कंडीशनल विल। ठीक है। तो ये हमारी कुछ तरीके की विल होती है: कंटिजेंट विल, कंडीशनल विल, बेक्वेस्ट विल एंड ऑल्टरनेटिव। तो ये हमारी कुछ विल्स हैं। अब मुस्लिम लॉ के अंदर वसीयत के कुछ स्पेसिफिक रूल हैं, जैसे कि हमने पढ़ा लिमिटेड पावर है मुस्लिम लॉ के अंदर। मतलब कि कोई भी मुस्लिम फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता अपनी सारी प्रॉपर्टी विल के थ्रू, वो सिर्फ अपनी वन थर्ड प्रॉपर्टी को ही हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। रिमेनिंग टू थर्ड जो है उसके लीगल हेयर्स को ही जाएगी, इस्लामिक इनहेरिटेंस रूल्स के हिसाब से रिमेनिंग टू थर्ड उसके लीगल हेयर्स को जाएगी। अगर आप एक वन थर्ड से ज्यादा देना चाहते हैं प्रॉपर्टी तो आपको अपने लीगल हेयर्स की कंसेंट पहले लेनी पड़ेगी। और अगर कंसेंट नहीं भी ली है लेकिन आपके जो लीगल हेयर है वो एग्री है आपकी डेथ के बाद भी कि चलो कोई बात नहीं, अब इन्होंने विल कर दिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ही आप उस विल को वैलिड माना जाएगा। हेयर्स कैन नॉट बी फेवर्ड। एक जो विल है वो लीगल हेयर्स के फेवर में नहीं बन सकती जब तक कि अदर हेयर्स की उसमें कंसेंट ना हो। ठीक है। आप किसी भी सिंगल लीगल हेयर के फेवर में नहीं बना सकते जब तक कि अदर लोगों की उसमें कंसेंट ना हो। कौन विल बना सकता है? हमने अभी देखा कोई भी मुस्लिम हो, कोई भी एडल्ट हो, कोई भी साउंड माइंड हो जो कि मुस्लिम है वो विल को बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, विल दोनों टाइप्स की प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल है, आपका मूवेबल भी और रिमूवेबल भी। ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं मुस्लिम लॉ के जो दे रखे हैं वसीयत के लिए। ठीक है। अब विल बन गई, हमने देखा कि विल होता क्या है, हमने देखा विल कौन बना सकता है, हमने देखा विल बनाने में कितनी पार्टीज होती हैं, हमने देखा कुछ स्पेसिफिक रूल है मुस्लिम लॉ के अंदर। लेकिन अब हम विल को देखते हैं कि विल को हम रिवोक कैसे करें, किस तरह से हम रिवोक कर सकते हैं विल को, या किस तरह से हम उसे कैंसिल करा सकते हैं। तो विल रिवोक तभी होगी उस टेस्टेटर की डेथ से पहले। ठीक है। टेस्टेटर मरने से 2 घंटे पहले भी कहते हैं ना कि मुझे ये विल नहीं करवानी है, इसे बंद करवा दो, इसे कैंसिल कर दो, तो वो हो जाएगी। ठीक है। मतलब कि बिफोर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर ही वो रिवोक हो सकती है, और रिवोक या तो एक्सप्रेस हो सकती है या फिर इम्प्लाइड हो सकती है। एक्सप्रेस रिवोकेशन, एक्सप्रेस रिवोकेशन मतलब कि उन्होंने ऑरली या फिर राइटिंग में उन्होंने कह दिया है कि मेरी जो विल है उसको आप कैंसिल कर दो, उसको रिवोक करा दो, अब मुझे वो नहीं देनी प्रॉपर्टी सामने वाले व्यक्ति को। या फिर इम्प्लाइड रिवोकेशन, इम्प्लाइड रिवोकेशन मतलब कि रिवोकेशन मतलब एक्ट ऑफ द टेस्टेटर, उनके एक्ट से हमें पता चला, उनके इंटेंशन से हमें पता चला कि वो इस विल को, इस बीक्वेस्ट को कैंसिल कराना चाहते हैं, तो वो होती है हमारी इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब कि जब हमें कोई चीज किसी के एक्ट से पता चलती है। ठीक है। तो वो होती है हमारी इम्प्लाइड रिवोकेशन, हमें उनके एक्ट से, उनके इंटेंशन से हमें पता चला कि वो इस विल को कैंसिल करना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन जो है इम्प्लाइड होते हैं व्हेन ही डिस्पर्स प्रॉपर्टी बिफोर हिज डेथ और एनी अदर पर्सन। ठीक है।
तो वो क्या करते हैं, अपनी डेथ से पहले किसी व्यक्ति को या तो कह देते हैं इसे कैंसिल करने के लिए, या खुद ऐसे कुछ एक्ट करते हैं जिससे पता चल जाए वो उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो वो उस टाइम पे कैंसिल हो सकती है। लेकिन ये सारे काम उनकी डेथ के बिफोर ही हैं। कल को उनकी डेथ हो जाए उसके बाद नहीं हो सकता, लेकिन डेथ होने से पहले अगर वो रिवोक करते हैं तो वो रिवोक हो सकती है। अब बात करें एग्जीक्यूटर ऑफ अ विल, जिसे अल वसी अल मुख्तार कहा जाता है मुस्लिम्स के अंदर, ठीक है, जो कि हमने अभी पढ़ा था एग्जीक्यूटर कौन होता है। ठीक है। अब जो टेस्टेटर होता है वो अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटर को, जैसा हमने अभी प्रीवियस डिस्कस करा था, जो एक्ट करता है एज अ मैनेजर ऑफ द टेस्टेटर स्टेट। ठीक है। एंड वो जो एग्जीक्यूटर होता है वो जो हमारा टेस्टेटर है उसके मैनेजर की तरह एक्ट करता है उसके ई स्टेट को लेके, और वह एग्जीक्यूट करेगा उस विल को उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। मतलब कि जो इंस्ट्रक्शंस दी है टेस्टेटर ने, जिस तरह से टेस्टेटर ने उसे कहा है कि आपको ऐसे 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 एग्जीक्यूट करने अपने मरने से पहले, वो उसी तरह से उसको एग्जीक्यूट करेगा। जो इंस्ट्रक्शन उसको टेस्टेटर ने दी हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 211 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1945, एग्जीक्यूटर जो है वो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा टेस्टेटर का सारे पर्पसेस के लिए एंड प्रॉपर्टीज के लिए जो कि डिसीज एग्जीक्यूटर को वेस्टेड करी गई है। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमारा इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर इसका प्रोविजन है कि आप एग्जीक्यूटर एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, और अगर टेस्टेटर ने कोई एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं करा है तो आप इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर जाके एप्लीकेशन लगा सकते हैं एग्जीक्यूटर अपॉइंट करवाने के लिए। ठीक है। तो ये हो गया एग्जीक्यूटर ऑफ अ विल, दैट इज अल वसी अल मुख्तार। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो वीडियो में। बेटा किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर HR Education 01 मेरा इंस्टा चैनल है, आप वहां पे भी कोई भी डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। और इस बार हम ऑल इन वन वीडियो हमेशा एक रात पहले जो या एक दिन पहले जो अपलोड होती है, इस बार हम कोशिश करेंगे कि वो हम डायरेक्ट लाइव करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें रिवीजन पर्पज से एक दिन पहले सारे कंटेंट जानना है, सब कुछ पढ़ना है, जिस वीडियो के अंदर हम लोग, क्योंकि हम अपनी ऑल इन वन वीडियो के अंदर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं और सारी यूनिट भी हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि इस बार हम लाइव करें, वैसे तो हम हमेशा अपलोड कर देते हैं चैनल पे जूम के थ्रू, बट इस बार हो सकता है हम उसको लाइव कंडक्ट करें। ठीक है। तो उसके लिए नोटिफिकेशन के लिए भी बने रहना, उसका नोटिफिकेशन बेसिकली इंस्टाग्राम पर ही अपलोड होगा सबसे पहले। ठीक है। तो उसके उस पे बने रहना, वो काफी हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। अब आया एक मर्ज उल मौत, मतलब कि मर्ज उल मौत का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है आप लोग के पेपर में। मर्ज उल मौत जो है ये एक डॉक्ट्राइन है जो कि बेस्ड है डेथ बेड के ऊपर, मरते हुए जो व्यक्ति कुछ बोल के गया वो होता है मर्ज उल मौत। एक ऐसी डॉक्ट्राइन है जो ऐसी विल पे बेस्ड है जो कि डेथ बेड पर किसी मुस्लिम ने बनाई है। ठीक है। ये डॉक्ट्राइन रेफर करी गई है गिफ्ट पे जो कि टेस्टेटर ने बनाए हैं अपने डेथ बेड पे। अब वो गिफ्ट भी हो सकता है, वो की विल भी हो सकती है जो कि किसी टेस्टेटर ने अपने डेथ बेड पर बनाई है। और ये जो विल है, इस टाइप के जो गिफ्ट है, वो सुन्नी लॉ एंड शिया लॉ दोनों ही इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। जो इसकी ट्रांजैक्शन है अंडर दिस प्रिंसिपल, वो हिबा गिफ्ट एंड वसीयत दोनों पर ही एप्लीकेबल है। हिबा, गिफ्ट को मुस्लिम्स में हिबा कहते हैं, एंड विल को वसीयत। ठीक है, दोनों ही चीजों पे एप्लीकेबल है। हाउएवर इसका जो नेचर है इसको कंसीडर करा जाएगा एक बिल के लिए, और जो ट्रांसफर होगा गिफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी उसको भी एग्जीक्यूट करा जाएगा उनकी डेथ के बाद। अगर उन्होंने मरते हुए अपने बेड पे, मतलब जिस बेड पे उनकी डेथ होने वाली है, या उस टाइम पर उन्होंने कह दिया ये गिफ्ट उसको कर देना या विल उसको दे देना, तो वो गिफ्ट हो या फिर वो, या तो वो गिफ्टेड प्रॉपर्टी हो या फिर वो विल हो, वो उनकी डेथ के बाद ही आपको मिलेगी। ठीक है। जो टेस्टिमेंट्री डिस्पोजिशन है, क्योंकि हाँ, और जो इसकी टेस्टमेंट डिस्पोजिशन है वो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ में बनी है ऑफ द टेस्टेटर, एंड देयर फोर ये तभी वैलिड होगी जब टेस्टेटर मर जाएगा। ठीक है। अब देखो, डेथ बेड में उन्होंने कोई विल बनाई है तो उन्होंने डर के मारे बनाया ना कि यार मैं कल को मर जाऊंगा तो मेरी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, मेरा गोल्ड कहाँ जाएगा। उस टाइम पे उन्होंने कह दिया है कि आप ये उनको दे देना, आप ये XYZ उनको दे देना, तो वो तभी वैलिड होगी जब वो कल को मर जाएंगे। अगर कल को वो डेथ बेड पर होके भी कल को वो बच गए, कल को उनकी डेथ नहीं हुई, तो उन्होंने जो भी कुछ डेथ बेड पे कहा वो सब कुछ वैलिड नहीं माना जाएगा। वो वैलिड तभी माना जाएगा जब उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। मर्जुल मौत मतलब कि डेथ बेड है, ये वो डॉक्ट्राइन है जिसके अंदर किसी व्यक्ति ने अपने डेथ बेड पे, मतलब अपने अंतिम समय में या मरते टाइम अगर किसी व्यक्ति ने कोई गिफ्ट बना दी या कोई विल बना दी,
तो वो गिफ्ट और विल तभी एप्लीकेबल होगी जब वो व्यक्ति मर जाएगा। और बाई चांस वो नहीं मरा, वो ठीक ठाक हो गया या दुआ लग गई उसको, वो ठीक हो गया, उस टाइम पे वो जो भी कोई विल या गिफ्ट वो दे रहे हैं उस टाइम पे, तो वो एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। ठीक है। और अगर कोई भी मुस्लिम पर्सन मैरिड है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर, आइदर टू अ मुस्लिम और अ नॉन मुस्लिम, तो वो जो है गवर्न होगा हमारा इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से। अब हमारा जो विल का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम पर्सन है, उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करी है। स्पेशल मैरिज एक्ट मतलब कि एक पर्सन मुस्लिम है और एक नॉन मुस्लिम है। अगर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम ने शादी करी है तो उनका जो विल का कॉन्सेप्ट है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के थ्रू ही रेगुलेट होगा। और अगर कोई मुस्लिम पर्सन है, उन्होंने मैरिड करी है मुस्लिम कस्टम से एंड मुस्लिम रेगुलेशन से, तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के थ्रू ही मैटर उनका आगे बढ़ेगा विल्स का। ठीक है। किसी भी मुस्लिम व्यक्ति ने मुस्लिम कस्टम और रिचुअल्स के हिसाब से शादी करी है तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के थ्रू ही रेगुलेट होंगे। ठीक है। हाउएवर जो ड्यूटीज है हमारी यहाँ, जो पावर है और फंक्शन है एग्जीक्यूटर के किसी भी बिल को लेके, वो हमारे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के थ्रू ही गवर्न होंगे। ठीक है। और एन एग्जीक्यूटर इज अपॉइंटेड रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एंड कैन बी नॉन मुस्लिम, और एग्जीक्यूटर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कोई भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड नहीं करता। तो मुस्लिम पर्सन ने अगर मैरिड करी है बेटा स्पेशल मैरिज एक्ट में, एक मुस्लिम है एक नॉन मुस्लिम है, तो उनकी जो बिल का कॉन्सेप्ट है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न होगा। अगर कोई मुस्लिम ने शादी करी है अपने कस्टम से और अपने ही रेगुलेशन से, तो वो मुस्लिम पर्सन लॉ से गवर्न होगा उनका सारा बिल का मैटर। ठीक है। तो ये था हमारा मर्जुल मौत, और ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात थी जो नीचे मुस्लिम पर्सनल्स के बारे में लिखी है। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ आई हो, आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट समझ आए हो। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ केस लॉज की। तो सबसे पहले हमारा केस लॉ है अब्दुल मन्नान खान वर्सेस मुर्तजा खान, 1971 का केस लॉ है। इसके अंदर ये एक लीगल इंडियन लीगल केस है जिसके अंदर हेयर्स की कंसेंट को लेके इशू था, जिसके बारे में इस केस में कहा गया था। इसके अंदर वैलिडेट करा गया था कि यह विल और जो डिस्पोजिशन होगी प्रॉपर्टी की वो अदरवाइज इनवैलिड होगी इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, अगर उसके अंदर आपने अपने हेयर्स की कंसेंट नहीं ली है। इसके अंदर हेयर्स की कंसेंट को लेके क्वेश्चन उठाता है इस केस के अंदर। ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड क्या था, इसका बेसिकली बैकग्राउंड ये था कि डिस्प्यूट अराइज हो गया था मुस्लिम हेयर्स के बीच में, मतलब जो टेस्टेटर है हेयर्स के उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें एक पार्टी थी हमारी अब्दुल मन्नान खान। ठीक है। वो रिलाय कर रही थी विल जो कि सर्टेन बेनिफिशियरी के फेवर में बनाई गई, और उनके जो अदर हेयर्स थे इंक्लूडिंग मिर्तुजा खान, उन्होंने इसकी वैलिडिटी को जो है चैलेंज कर दिया। उन्होंने जो विल की वैलिडिटी थी तो उसको कंटेस्ट करा। उन्होंने कहा कि जो बीक्वेस्ट है, ये जो विल है, ये 1/3 पोर्शन से ज्यादा है, और इस्लामिक लॉ के अंदर विदाउट 1/3% आप जो है नहीं बना सकते विल, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है इस्लामिक लॉ के अंदर 1/3% आप खुद से बना सकते हो। अगर आप 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी विल में दे रहे हो तो आपको लीगल हेयर से कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो ये चीज मुस्लिम लॉ में दी गई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में। ठीक है। तो इसी बात को लेकर डिस्प्यूट अराइज हुआ था कि ये जो बिल थी ये 1/3 से ज्यादा थी, जो कि इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ के अंदर इनवैलिड बिल थी। ठीक है। तो इसमें जजमेंट क्या आई, इसमें जजमेंट ये आई कि जो टेस्टिमेंट्री डिस्पोजिशन है बियॉन्ड 1/3 ऑफ द स्टेट, उसको वॉइड माना गया विदाउट कंसेंट ऑफ द हेयर, एंड सच कंसेंट मस्ट बी एक्सप्लिसिट एंड इन्फॉर्म्ड। इसमें कहा गया कि जो भी कोई टेस्टिमेंट्री डिस्पोजिशन हो रही है, अगर कोई 1/3 से ज्यादा डिस्पोजिशन हो रही है तो उसको वॉइड माना जाएगा, मतलब उसकी जो विल है उस विल को वॉइड माना जाएगा। ठीक है। विदाउट हेयर्स कंसेंट, अगर आपने हेयर्स की कंसेंट लिए बिना 1/3 से ज्यादा की विल बना दी तो वो वॉइड माना जाएगा। ठीक है। और आप कंसेंट एक्सप्लिसिट एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है ले सकते हैं अपने हेयर्स की। फिर एक केस था हमारा गुलाम मोहम्मद वर्सेस गुलाम हुसैन का, 1931 का ये केस था। इसके अंदर एक जो मुस्लिम व्यक्ति है उसको टायर्ड करा गया, डिस्पोज उसने कर दी 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी थ्रू अ विल, उसने अपनी 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया। इसके अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट थी, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी भी अपने हेयर के फेवर में, वो वैलिड नहीं है जब तक कि आप अपने दूसरे हेयर्स की कंसेंट ना ले लो। ठीक है। ओनली 1/3 ही आप प्रॉपर्टी दे सकते हो, अगर आप उससे एक्सेस कर रहे हो तो वो भी बिना कंसेंट के, तो उसको इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है। इसके अंदर इस वाले केस लॉ के अंदर जो लीगल हेयर्स के राइट है उनको प्रोटेक्ट करते हुए डिसीजन दिया गया था, ऐसे ही सेम डिसीजन अभी हमने पिछले वाले केस में देखा। ठीक है।
तो यही सब था हमारा आज की वीडियो में, जिसमें हमने सब कुछ डिस्कस करा। हमने पढ़ा विल क्या होती है, विल कौन कर सकता है, और क्या सब्जेक्ट है विल के, ठीक है, क्या क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट है, हमने वो भी पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ केस लॉज देखे। उसके बाद हमने मर्ज और मौत के बारे में देखा, फिर हमने एग्जीक्यूटर के बारे में देखा। ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। चैनल के साथ बने रहिएगा। इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए या कोई भी किसी को डाउट हो, आप मेरे को HR Education 01 पर भी मैसेज कर सकते हो, और चैनल पे कमेंट में भी आप मैसेज कर सकते हैं। एंड वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।